बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे। ये पेज नंबर हमारा 4 है कैप्लन की बुक का, एज मेंशन्ड इन द अर्लियर लेक्चर्स। तो आज हम लोग जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो कुछ आप समझ लो कि बिज़नेस के मामलात के अंदर वो चीज़ें हैं जो कि हमारी ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि चाहे परचेज़ की ट्रांजैक्शन हो, चाहे आपकी सेल्स की ट्रांजैक्शन हो, चाहे कैश की ट्रांजैक्शन हो, चाहे आपकी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो, एट द एंड पेमेंट और रिसीट का मामला होता ही है। एक पार्टी पेमेंट करती है और दूसरी पार्टी पैसे रिसीव करती है। तो ये पैसों का पे करना किस किस तरह से हो सकता है? देखें, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मेन फ़र्क तो ये था कि कैश ट्रांजैक्शन में पेमेंट का टाइम उसी वक्त होता है, या से जो परचेज़ है उससे पहले पेमेंट हो जाती है, या परचेज़ के वक्त पेमेंट हो जाती है। जिस वक्त आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल गया है, या तो उसी वक्त आप पेमेंट कर दोगे या उससे भी पहले पेमेंट कर दोगे। इसको हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये होती है कि जिस वक्त आपको चीज़ें मिल गई दुकानदार से या सप्लायर से, तो उसके कुछ अरसे के बाद आप पेमेंट करोगे। तो उस वक्त जो आपने चीज़ें खरीदी हैं वो एक प्रॉमिस के बदले में खरीदी हैं, क्रेडिट के बदले में खरीदी हैं, और वो इंशाल्लाह आप लोग बाद में पेमेंट करोगे। बहरहाल पेमेंट चाहे उसी वक्त हो चाहे बाद में हो, पेमेंट के कई मेथड्स हैं, और हम अपने इस पढ़ाई के अंदर 4 तरह के मेथड्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है बच्चों, वो तो बड़ा सिंपल है, दैट इज़ दैट ऑफ कैश या करेंसी नोट्स। तो मेथड्स ऑफ पेमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ पेमेंट में हमारे पास जो सबसे कॉमनली यूज्ड बेसिक तरीन आप समझ लें कि मेथड है, वो है थ्रू करेंसी नोट्स और कॉइन्स। देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो शायद आप लोगों को ये चीज़ वियर्ड लगे, लेकिन अब हमारी असल में पैसे की वैल्यू इतनी कम हो चुकी है कि अब कॉइन्स का अमूमी तौर पे इतना इस्तेमाल नहीं होता पेमेंट के लिए। लेकिन वन वी आर टॉकिंग अबाउट पाउंड्स और वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर्स, आज भी कई इस तरह की छोटी परचेजेज हैं जो कॉइन्स में हो जाती हैं। अब यहाँ पर हम लोग या करेंसी नोट निकालेंगे, कैश निकालेंगे, या कॉइन्स निकालेंगे और पेमेंट कर देंगे। एक तो तरीका बच्चों ये है। दूसरा तरीका है कि आप चेक लिखें। ठीक है जी, चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि बैंक इशू करता है अकाउंट होल्डर को। मेरा मीज़ान बैंक के अंदर अकाउंट है, मेरे बैंक अकाउंट के अंदर फ़र्ज़ करें 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं उन 5 लाख रुपए से जो कि मेरे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं उनसे दुकानदार को पेमेंट करूं। तो बच्चों, मेरे पास 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है, बल्कि आजकल के दौर में 4 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि मैं बैंक अकाउंट जाऊं, वहां से एटीएम से पैसे निकालूं, एटीएम से पैसे निकाल कर आके दुकानदार को कैश दे दूं। दूसरा तरीका बच्चों मेरे पास ये है कि मैं अपने बैंक अकाउंट जाऊं ना, बल्कि चेक जो कि एक डॉक्यूमेंट होता है वो तैयार करूं, और मैं वो चेक जो है वो दुकानदार को दे दूं। अब वो दुकानदार ये चेक लेकर जाएगा बैंक, और वो बैंक वाले या तो उसको पैसे दे देंगे या उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये होती है पेमेंट बाय चेक। तो चेक के केस में मुझे बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जिस शख्स को मैंने पैसे दिए हैं, चेक दिया है, वो शख्स पैसे लेने के लिए या अपने अकाउंट में पैसे डलवाने के लिए बैंक जाएगा। वो उनको जाके बैंक का चेक दिखाएगा जिस पे मेरा अकाउंट नंबर लिखा होगा, पैसे लिखे होंगे, इस शख्स का नाम लिखा होगा जिसको मैं पेमेंट करना चाहता हूं, और मेरे सिग्नेचर होंगे, जिसकी वजह से बैंक वाले या तो उसको कैश दे देंगे, मैंने उस पर यह भी लिखा होगा कि इसको कैश देना है या इसके बैंक में ट्रांसफर करना है। जब ट्रांसफर करना होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस चेक। वहां पर एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बहरहाल उसके मुताबिक बैंक वाले वो मामला कर देंगे। तो एक पेमेंट का तरीका है कि मैं उसको कैश पे कर दूं, नोट्स में या कॉइन्स में। एक तरीका है कि मैं उसको चेक दे दूं। तीसरा तरीका यह है कि वो जो कार्ड मेरे पास है बैंक का, एटीएम कार्ड, ये कभी कभार डेबिट कार्ड भी होता है। डेबिट कार्ड क्या चीज़ है? डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो, अगर देखें, तरीका यह था कि मैं एटीएम पे जाता और वहां से कैश निकाल लेता, ठीक है, या बैंक जाता और चेक दे के वहाँ से कैश निकाल लेता और आके कैश में पेमेंट करता। अब हमारे पास ये भी सहूलत है कि हम लोग वो जो कार्ड जिसको हम एटीएम में इस्तेमाल करते हैं वो साथ साथ एक डेबिट कार्ड भी होता है। डेबिट कार्ड का काम ये होता है कि अगर आप आके दुकानदार को वो कार्ड दो और उस वो कार्ड की डिटेल्स को अपने मशीन में डाले या उस कार्ड को स्वाइप करे मशीन के ऊपर, तो वो कार्ड बेसिकली उस मशीन को एक्सेस देता है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट की, और आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसे कट जाते हैं। ठीक है जी, वो डायरेक्टली पैसे कट जाते हैं,
और एक तरह से उनके अकाउंट में चले जाते हैं। यहां पर उस शख्स को भी सहूलत है और आपको भी सहूलत है। हमें यह सहूलत है कि हमें बैंक जाकर पैसे निकाल के इसको नहीं देने पड़ रहे, उस शख्स को भी सहूलत है कि उससे भी बैंक जाकर पैसे निकलवाने नहीं पड़ रहे। वो यहीं पे आपके बैंक कार्ड को स्वाइप कर रहा है और यहीं पे बैठे बैठे उसके बैंक अकाउंट से, हमारे बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में पैसे चले गए हैं। तो हमारे बैंक अकाउंट से जो कार्ड पैसे काटता हो उस कार्ड को हम डेबिट कार्ड कहते हैं। ये अभी मैं आपको फर्क समझाने लगा हूं डेबिट कार्ड का और क्रेडिट कार्ड का। ये तीसरा तरीका है पेमेंट का, डेबिट या क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड के लिए जरूरी है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे हों। आपके बैंक अकाउंट में अगर पैसे होंगे तो वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट के आपके सप्लायर को दे देगा जिससे आपने चीज खरीदी है। ठीक है जी। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आपका कार्ड आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है जी, उसका कोई फायदा नहीं। वो कह देगा जी कि बैंक के अंदर पैसे इस वक्त नहीं हैं, आप ये परचेज नहीं कर सकते। सही है। क्रेडिट कार्ड ऑन द अदर हैंड जरा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसका ताल्लुक आपके बैंक के पैसों के साथ नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक आपके साथ है। ठीक है, आपकी औकात के साथ है। मैं बड़ा वियर्ड सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन बैंक वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखें सर, हम आपको एक कार्ड दे रहे हैं जिसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। उसका मतलब ये है कि अगर आपके अकाउंट में 0 रुपीज हो, कोई भी पैसा ना हो, कोई मसला नहीं, वी डोंट केयर, आपको हम ये कार्ड दे रहे हैं, इसकी लिमिट है 5 लाख रुपए। आप जब भी चाहें 5 लाख तक का खर्चा कर सकते हैं। ठीक है जी, और वो आप हमें 1 महीने के अंदर अंदर वापस कर दें। ठीक है, वरना उसके ऊपर फिर सूद चार्ज होना शुरू हो जाता है। इस फैसिलिटी को देने के वो हमसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेते हैं। मिसाल के तौर पे साल के 5,000 रुपये वो कह लेते हैं कि जी इस कार्ड की प्राइस है। देखिए, हम आपको ये सहूलत दे रहे हैं कि आप लोगों को बैंक अकाउंट में भी पैसे रखवाने की ज़रूरत नहीं, जिधर मर्जी जाएं जाके आप खर्चा कर लें। ठीक है, 5 लाख की आपकी लिमिट है, 5 लाख तक का आप खर्चा कर लें और महीने के अंदर अंदर हमें वो पैसे लौटा दें। तो असल मज़ा आपको ये है कि अगर आपके पास उस वक्त फ़िलहाल पैसे नहीं भी हैं तो आप जाकर उससे परचेज़ कर सकते हो और बाद में पैसे उनको दे सकते हो। ठीक है जी। इस सहूलत के वो सालाना कोई ना कोई फ़ीस चार्ज करते हैं और इसके साथ साथ कभी कभार, बल्कि अक्सर औकात, इसके ऊपर अगर लेट पेमेंट हो तो फिर सूद भी चार्ज होता है। ठीक है जी, जो कि ऑब्वियसली हराम है और हमारे लिए वो जायज़ नहीं। लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट कर दें तो फिर उस पर सूद चार्ज नहीं होता। अलबत्ता इस तरह के कार्ड को हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड। अब अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर रहे हैं, अभी आपको समझने की जरूरत है, तो ये मत समझिएगा कि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मैं अगर क्रेडिट कार्ड में दुकान पे जाता हूं, वहां से जाके एक फर्ज करें ये मार्कर खरीद लेता हूं और मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं है, कैश नहीं है और बैंक में भी पैसे नहीं हैं, लिहाजा मैं उनको चेक नहीं दे सकता और मैं डेबिट कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसके अंदर लिमिट फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए की है। इस मार्कर की प्राइस फ़र्ज़ करें 100 रुपये है। मैं उनको अपना क्रेडिट कार्ड देता हूं और वो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं और उसी वक्त क्रेडिट कार्ड की कंपनी, जो कि वीज़ा भी हो सकती है, मास्टर कार्ड भी हो सकती है, एमेक्स भी हो सकती है, वो उसी वक्त उनको पैसे दे देते हैं, दुकानदार को, उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। लेकिन मैंने अपने इस क्रेडिट कार्ड की कंपनी को महीने के बाद तक पैसे देने, मुझे अभी फौरन इनको पैसे देने की जरूरत नहीं। मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, कोई मसला नहीं। ठीक है, जब आ जाएंगे तो फिर मैं क्रेडिट कार्ड वालों को पैसे दे दूंगा। तो ये इसकी सहूलत है। लेकिन चूंकि मेरे दुकानदार को, सप्लायर को उसी वक्त पैसे मिल गए हैं, तो ये भी ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं, क्योंकि उसका ताल्लुक था टाइमिंग ऑफ पेमेंट के साथ, मेथड ऑफ पेमेंट के साथ नहीं था। चलें जी, उससे अगली चीज, एक और तरीका यह है कि हम लोग आजकल कई दफा ऑटोमेटिक पेमेंट्स करते हैं। आपके पास मोबाइल ऐप्स भी होती हैं जिसको हम बैंक ट्रांसफरिंग कहते हैं, वो उस तरह की पेमेंट्स भी हो सकती हैं। और ऑटोमेटेड पेमेंट्स के अंदर 2 अदद और भी तरीके हैं। देखिए, ऑटोमेटेड पेमेंट्स, चौथा तरीका है ऑटोमेटेड पेमेंट्स का। अच्छा जी, डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें या ऐप ट्रांसफर, ये दोनों आपके
बैंक अकाउंट से काटते हैं। कभी कभार आजकल आपको डेबिट कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ती फिजिकल कि आप अपने मोबाइल की ऐप खोलते हैं और वहां से आप बैंक टू बैंक पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो डेबिट कार्ड और ट्रांसफर ऐप जो है वो सेम तरीके से काम करती है। लेकिन ये जो ऑटोमेटेड पेमेंट्स हैं, इसका क्या मतलब है? ऑटोमेटेड पेमेंट का मतलब ये है कि आपको खुद से पेमेंट नहीं करनी पड़ती, बल्कि पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ? हम आम तौर पे बच्चों ऑटोमेटेड पेमेंट्स अमूमी तौर पे अपने रेगुलर खर्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब एक बिजनेस में रेगुलर खर्चे क्या हो सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम लोगों ने सैलरीज देनी है, अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज देनी है, और आपको पता है कि हर महीने हमारे 70 एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब की सैलरीज जानी ही जानी हैं। और हम लोगों ने फ़र्ज़ करें ये तरतीब रखी हुई है कि महीने की 28वीं तारीख को हम लोगों ने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को पेमेंट्स करनी हैं। उन सब के बैंक अकाउंट्स पे नंबर भी हमारे पास मौजूद होते हैं। अब हम लोग ये चाहते हैं कि महीने की इस तारीख को, यानी कि 28वीं तारीख को, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास ऑटोमेटिकली सारे के सारे पैसे चले जाएं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं बैक्स सिस्टम, जिसको हम कहते हैं बैंक ऑटोमेटेड आपकी क्लियरेंस सिस्टम। वो सारे के सारे जो है जगहों के ऊपर आपके पैसे ऑटोमेटिकली पहुंचा देगा। अब इसमें हमारे पास दो अदद और किस्में हैं। ठीक है, यहां पे एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक ऑटोमेटेड तरीका है बैक्स का, बैंक ऑटोमेटेड क्लियरेंस सिस्टम, यानी कि महीने की उस तारीख को वो ऑटोमेटिकली सारों के अकाउंट्स के अंदर जितने जितने हम लोगों ने बैंक वालों को कहे होंगे कि इस महीने की, हम उनको शीट भेज देते हैं, अपने डिपार्टमेंट की एक शीट बना के भेज देते हैं कि जी हमारे इतने एम्प्लॉयज़ हैं, हर बंदे के पास कितने कितने पैसे भिजवाने हैं, वो उनको हम लोग भेज देते हैं। तो बैंक ऑटोमेटिकली उन सारों के पैसों को क्लियर करता चला जाता है, आपके अकाउंट से निकाल के उन सारों के अकाउंट्स में उस तारीख को भेज देता है। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ। अगर हमारी ये इंस्ट्रक्शंस, ये गौर से सुनने वाली बात है, अगर हमारी ये इंस्ट्रक्शंस फिक्स्ड हों, फिक्स्ड का मतलब ये है कि हम उनसे कहते हैं कि आपने हर महीने की 28वीं तारीख को 500 रुपए फलाने बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं, और हर महीने की उसी तारीख को हमेशा उतनी ही अमाउंट बैंक को उसी बंदे को देनी हो, इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब यह है कि जब तक हम लोग ये इंस्ट्रक्शंस चेंज ना कर दें, आप लोगों ने यही हरकत करते रहनी है। हर महीने की 28वीं तारीख को 500 रुपए इस बंदे के अकाउंट में डालते रहने हैं जब तक कि हम लोग इंस्ट्रक्शंस को चेंज ना कर दें। द ओल्डर इंस्ट्रक्शंस विल स्टैंड। इसका मतलब यह है कि वो ऑर्डर जो है वो कायम दायम रहेगा। हमने आपको एक ऑर्डर दिया है कि भाई आपने हर महीने इस शख्स के अकाउंट में 28वीं तारीख को 500 रुपए ट्रांसफर करने हैं। अब जब तक मैं इस ऑर्डर को चेंज नहीं करूंगा, दिस ऑर्डर विल स्टैंड। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं जी? स्टैंडिंग ऑर्डर। अब जब तक मैं खुद अपने बैंक को कॉल करके उनको ना बता दूं कि भाई अब पेमेंट नहीं करनी, या अब पेमेंट कुछ फर्क करनी है, 500 की बजाय 700 करनी है या 1000 करनी है, या आज से पेमेंट 28वीं तारीख को नहीं करनी बल्कि 31वीं तारीख को करनी है या पहली तारीख को करनी है, तब तक बैंक वाले उस चीज को चेंज नहीं करेंगे। इसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। लेकिन अब ये चीज हम कुछ केसेस में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे तनख्वाहों में, वहां पर तो हमें इसकी समझ आती है, या किराए में। महीने का किराया हम लोगों ने देना है बिल्डिंग का, वो फिक्स्ड है, साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए वो फिक्स्ड है। तो हमें पता है कि हर महीने कितना किराया जाना है, और हम लोगों ने हर महीने की एक खास तारीख को पे करना ही करना है, और एक ही बंदे को करना है। तो इस तरह के केस में हम लोग बैक्स नहीं इस्तेमाल करते, क्योंकि बैक्स के केस में कई रेसिपिएंट्स होते हैं। तनख्वाह जिस तरह बेशुमार लोगों को देनी है तो वहाँ पे बैंक ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। लेकिन एक बंदे को आपने सेम लेवल के पैसे सेम डेट को हमेशा देने हैं, तो आप उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर इस्तेमाल करते हो। अब मैं ज़रा मामला थोड़ा चेंज करने लगा हूँ। हमने बिजली का बिल देना है, ये भी तो बच्चों हम लोगों ने हर महीने देना है, हर महीने देना है, ठीक है जी। और हमें अंदाज़ा होता है कि हम लोगों ने किस तारीख पे भी देना है। लेकिन क्या हर महीने बिल बिजली का सेम होता है? बिजली का बिल हर महीने सेम नहीं होता। तो हम यहां पर बैंक वालों को यह कहते हैं कि देखो, यहां पर हम अमाउंट फिक्स नहीं कर रहे। क्या फिक्स नहीं कर रहे? अमाउंट हम फिक्स नहीं कर रहे। स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर हम कहते हैं कि टाइम, अमाउंट एंड पर्सन, ये तीनों चीजें
फिक्स्ड हैं। इसको मैं कई दफा कहता हूं द 3 P's, पीरियड, जो प्राइस या पेमेंट है, और पर्सन है। ये तीनों चीजें जो है ना हम लोग फिक्स कर देते हैं। लेकिन जो अगली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वहां पर पेमेंट यानी कि जो प्राइस है या फिर जो अमाउंट है वो फिक्स्ड नहीं है। क्योंकि बिजली का बिल गर्मियों में ज्यादा होगा, सर्दियों में कम होगा। किसी दफा हम लोगों ने ज्यादा एसी चला लिया, कभी कम चला लिया, ठीक है जी, 1000-2000 थोड़ा भी डिफरेंस हो सकता है, बहुत ज्यादा भी डिफरेंस हो सकता है। तो यहां पर हम लोग अपने बैंक अकाउंट वालों को कहते हैं कि आपने महीने की इस तारीख को, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, तो कभी कभार बिल भी आगे पीछे आता है, कभी 1-2 दिन पहले आ गया, कभी 1-2 दिन बाद में आ गया। तो हम उनसे ये कहते हैं कि भाई जब भी लेस्को की तरफ से, वापडा की तरफ से बिल आए मेरे नाम का, मेरे बैंक अकाउंट की एक्सेस उसको दे दो। जब भी बिल आएगा, जितने का भी बिल आएगा, वो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से कट जाए। ठीक है जी। तो वहां पे हम लोग यूजर फिक्स करवा देते हैं, रिसिपिएंट जिसको पैसे मिलने हैं। हम बैंक वालों को कहते हैं कि देखो ये बंदा, ये बिजनेस, ये इदारा मेरी तरफ से अप्रूव्ड है कि अगर इनकी तरफ से कोई बिल आता है तो आप मेरे बैंक अकाउंट से मेरे से पूछे बगैर काट लें। ठीक है, वहां पे आपको मुझे तंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर महीने इसका बिल आना ही आना है, लेकिन कितना आना है मुझे नहीं पता। लिहाजा आपको मैंने कह दिया है कि जितना भी वो बिल भेजें वो सही है, ठीक है, आप उसको मेरे बैंक अकाउंट से काट दिया करें। तो यहां पर चूंकि हम लोगों ने डेट और अमाउंट कई दफा फिक्स नहीं कराई होती, तो इस तरह की चीज को हम स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं कहते, बल्कि इस तरह की चीज को हम डायरेक्ट डेबिट कहते हैं। डेबिट का बेसिकली मतलब यह है कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। तो डायरेक्ट डेबिट का मतलब ये डायरेक्टली कट रहे हैं, आपसे पूछे बगैर। ठीक है, आपसे एक दफा उन्होंने पूछ लिया है कि क्या इस बंदे, ये बंदा जब भी हमें बिल भेजा करे तो हम काट दिया करें, आप कहते हो काट दिया करो, पैसे पे कर दिया करो। तो जब तक आके आप उसको अब रोक नहीं ना देंगे कि भाई नहीं करना आप डायरेक्ट डेबिट, वो कॉन्ट्रैक्ट आप दिखा दोगे कि देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ये बिजली का मीटर मैंने बंद करा दिया है, आप उसके वो उसको नहीं काटेंगे, वो उसको काटते रहेंगे हर महीने। ठीक है, वो उस वाली चीज को करते रहेंगे। जब आप उनको शो करोगे कि देखो अब मेरी उनके साथ कोई पेमेंट नहीं हुआ करेगी, फिर वो कहेंगे ठीक है जी, अब अगर किसी ने गलती से बिल भेजा तो हम उसको नहीं ऑनर करेंगे। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट डेबिट। हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। ऑटोमेटेड पेमेंट्स का मतलब यह है कि इसमें जो परचेजर है, जिसने पेमेंट करनी है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से हो रही है। इसमें एक किस्म तो ये है जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर आप टाइम, रिसीवर और अमाउंट तीनों चीजें तय कर देते हो, और जब तक आप उसको चेंज नहीं करते बैंक अकाउंट वाले उस चीज को करते रहते हैं। डायरेक्ट डेबिट के अंदर आप यूजर जो है यानी कि रिसीवर, वो तय कर देते हो, अमाउंट और टाइम उसकी तरफ से आता है। वो जब भी बिल भेजेगा बैंक वाले ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से काट देंगे। ठीक है जी। बैक्स के अंदर आपने जिस तरह सैलरीज देनी है तो एक वक्त में एक शख्स को नहीं देनी होती, महीने की एक तारीख को आपने कई लोगों को सैलरीज देनी होती हैं, और हर एक की अमाउंट भी डिफरेंट होती है और हर एक का बैंक अकाउंट भी डिफरेंट होता है। तो वहां पे आप बैंक वालों को एक पूरी शीट भेजते हो कि जी ये लोग हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ये नंबर हैं, आप प्लीज़ इसकी इतनी 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 तनख्वाह इस डेट को भेज दें। तो अगर तो वो पिछले महीने से चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पे इस महीने कोई एम्प्लॉयज़ हमें छोड़ के चले गए, या किसी की तनख्वाह बढ़ा दी गई, या किसी की तनख्वाह कम कर दी गई, तो फिर तो हम लोग उसको कोई नई शीट भेज देते हैं। वरना हम कहते हैं जी कि जिस तरह की पिछले महीने की शीट थी उसी के मुताबिक आप भेज दें तनख्वाहें। तो वो उन सारे 60, 70, 100, 1000 एम्प्लॉयज़ जितने भी होते हैं, उन सब की तनख्वाहें उनके उनके अकाउंट्स के अंदर उनकी इस कैलकुलेशन के मुताबिक भेज देते हैं। इसको हम कहते हैं बैंक ऑटोमेटेड क्लियरेंस सिस्टम। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। ठीक है जी, ये हैं आपके मेथड्स ऑफ पेमेंट। अब आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि देखो बच्चों, हमेशा आप बैंक के पास ही नहीं जाते पेमेंट के लिए। कभी कभार कुछ छोटे मोटे खर्चे करने होते हैं। छोटे मोटे खर्चों के लिए बच्चों हम लोग अमूमी तौर पे चेक्स या डेबिट कार्ड या इस तरह के ऑटोमेटेड सिस्टम इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह आप लोग भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ छोटे मोटे खर्चों के लिए हमेशा अपने पास थोड़ा बहुत कोई कैश रखते हो। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक दुकान पे जा रहा हूँ, वहाँ से जाके मैंने एक बोतल पानी की खरीदी पीने के लिए, तो अमूमी तौर पे मैं वहाँ पर जाके चेक नहीं लिखूँगा, बल्कि मैं अपनी जेब से थोड़ा बहुत कोई कैश निकाल के उनको दे दूँगा और बस दैट इज इट। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर भी
कभी कभार कुछ मेजर खर्चे होते हैं और कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे किसी एम्प्लॉई ने जाना है और उसको टैक्सी का किराया चाहिए, बिज़नेस के काम से जाना है, टैक्सी का किराया चाहिए, या हमारा कोई क्लाइंट वगैरह आया है हमारे पास, हमारे कोई गेस्ट्स आए हैं, हमने उनको चाय पानी वगैरह पिलाना है, उसके लिए कोई थोड़ा बहुत खर्चा करना है। ठीक है जी, हम लोग ये इसके लिए छोटे मोटे खर्चों के लिए जो कैश हम लोग अपने पास ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, इसको हम कहते हैं पेटी कैश। पेटी का मतलब होता है छोटा। तो पेटी कैश बेसिकली छोटे मोटे खर्चों के लिए होता है और इसका हिसाब किताब हम लोग बाकी की रिसीट्स और पेमेंट से अलहदा रखते हैं। अब रिसीट्स और पेमेंट्स क्या हैं? अगर आपको इसकी चीज़ की समझ नहीं है तो आप पिछले वाला लेक्चर ज़रूर देख लें। रिसीट हर उस पैसे को कहते हैं जो हमें रिसीव हो रहा होता है, पेमेंट हर उस पैसे को कहते हैं जो हमारे पास से जारी होती है। लेकिन जो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, जिसमें हम सेल परचेज कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ें खरीद रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, उसके हिसाब किताब से हम पेटी कैश का हिसाब किताब अलग रखते हैं, क्योंकि पेटी कैश का हिसाब किताब छोटे मोटे खर्चों के लिए होता है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, स्पेशली लड़के शायद इस चीज़ को समझ जाएं कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाओ और आप देखो कि वहाँ पे कोई मांगने वाला आया, ठीक है, या फिर कोई शख्स आया, या फिर उसने अपने कोई समझें कि अपने कोई एम्प्लॉय को कहना था कि चलो यार जाके कोई आज थोड़ा बहुत कोई दोपहर का खाने के लिए कोई चीज़ें ले आओ, तो अमूमी तौर पे वो जो उसकी टिल होती है उससे वो पैसे नहीं निकालता, क्योंकि वो उसका हिसाब किताब ख़राब हो जाएगा कि आज की कितनी बिक्री हुई और आज के कितने खर्चे हुए। तो वहाँ से वो पैसे नहीं निकालता, क्योंकि यहाँ पर आज की सेल और परचेज़ का हिसाब किताब है। उसके लिए उसने पैसे थोड़े से अलहदा रखे होते हैं, ठीक है। उन पैसों में से वो उसको निकाल के देता है कि यार ये लो यार पैसे, और जाके ज़रा आज के लिए ना दोपहर के लिए कोई रोटी जाके ले आओ, ठीक है। या कोई फ़कीर वगैरह आएगा तो उसको अलहदा पैसों से वो पे करेगा, ठीक है। ये जो छोटे मोटे खर्चों के लिए उसने पैसे अलहदा से रखे हुए, इनका हिसाब किताब भी अलहदा होता है। और जब वो एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा उसको अपने पास नहीं रखते, मिसाल के तौर पे जब आपने छोटे छोटे खर्चे ही करने हैं तो फिर आपके पास उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस तरह की कंपनीज़ में काम करता रहा हूँ जिनकी अरबों रुपए की डील्स होती थी मुसलसल, यानी कि उनकी रेगुलर बेसिस के ऊपर 200-300 मिलियन यूएस डॉलर्स के सेल्स हो रही होती थी। तो उनके पास जो पेटी कैश पड़ा होता था वो चंद हज़ार डॉलर होता था, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बावजूद इसके कि उनकी जो सेल और परचेज हो रही होती थी वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हो रही होती थी, लेकिन एक वक्त में अपने पास जो उन्होंने कैश रखवाया होता था वो चंद हज़ार डॉलर होता था, 5-6 हज़ार डॉलर, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने छोटे मोटे खर्चे करने और उसका हिसाब किताब भी अलग। जैसे ही वो 5-6 हज़ार डॉलर कम होते थे या ख़त्म होने वाले होते थे, हम दोबारा से उनको रीफिल कर देते थे, बैंक से पैसे निकलवा के लेके आते थे और उसका हिसाब किताब रखते थे, और उसका सारी अकाउंटिंग उसी तरह होती थी जिस तरह बाकियों की होती थी, लेकिन अलहदा हिसाब। तो पेटी कैश इस तरह के कैश को कहते हैं। तो बुक के अंदर इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इससे अगला एक और खर्चा है पेटी कैश की। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। पेटी कैश फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस केप्ट ऑन साइट, ठीक है जी, refilled when low, accounted for separately, ठीक है जी। तो हम लोगों ने छोटे मोटे खर्चों के लिए पेटी कैश रखना है, इसको साइट के ऊपर पैसे रखते हैं, बार बार बैंक नहीं जाना, इसीलिए अपने पास वो थोड़ा बहुत कैश रखना है, ठीक है। इसको हम लोग रीफिल कर लेते हैं जब इसका लेवल लो हो जाता है, लाजमन अपने पास उतना कैश होना चाहिए हर वक्त। फिर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, इसका हिसाब किताब बाकी की सेल परचेज से हमेशा अलहदा रखा जाता है। ये है पेटी कैश। अब ज़रा हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज़ की, वो है पेरोल। वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंसेस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन आर सैलरीज एंड वेजेस। वेजेस एंड सैलरीज बेसिकली अगर हम लोग सादा ज़ुबान में बात करें तो इसका मतलब है भाई तनख्वाह, लेकिन वेजेस कहते हैं दिहाड़ी को। अगर हम लोग अपनी सादा लो उर्दू के अंदर, पंजाबी के अंदर बात करें तो वेजेस होती है दिहाड़ी। वेजेस बेसिकली हम लोग बात करते हैं तकरीबन रोज़ाना की कमाई की। तो अगर आप कहते हो जी कि इस शख्स की वेजेस क्या हैं, तो वेजेस वो शख्स कमाता है जो रोज़ाना के एतबार से कमा रहा हो। अमूमी तौर पे वेजेस वाले लोगों को हम लोग हफ्तावार या आप समझ लो कि रोज़ाना के एतबार से पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। अगर हफ्तावार पेमेंट हो रही है, स्पेशली अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर वेजेस वालों को वीकली पेमेंट्स होती हैं, और उसमें कोई एक दिन चुन लिया जाता है जुमेरात का या जुमे का या कोई सा भी दिन जो उनको सूट करता है, उस ही दिन
उनको वेजेस पे कर दी जाती हैं। लेकिन कभी कभार बल्कि अक्सर औकात जो सीनियर लोग होते हैं, जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं और जो पक्के ठक्के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस घंटे के लिहाज से या काम के लिहाज से नहीं हो रही होती। वेजेस वाली की कैलकुलेशन काम के लिहाज से हो रही होती है, कितने घंटे काम किया, कौन कौन से काम किए, उसके हम लोग पैसे आपको दे देंगे। तो हफ्तावार वो हम उनका हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं फिक्स सैलरी के ऊपर। फिक्स सैलरी वाले लोग हैं वो जो काम है या नहीं है उनको महीने की तनख्वाह मिलनी है। काम है या नहीं है उनको महीने की तनख्वाह मिलनी है, और इनकी हम आम तौर पे पेमेंट मंथली करते हैं। तो इस तरह के शख्स को, जिसको काम हो या ना हो, उसको पेमेंट मिलनी है, उसको हम कहते हैं कि ये सैलरीड पर्सन है। ठीक है जी। एक वो शख्स है जिसको हम वेजेस दे रहे हैं, काम होगा तो आपको पैसे देंगे, काम नहीं होगा तो पैसे नहीं देंगे। उसकी हम हफ्तावार हिसाब किताब रखते हैं और किसी एक फिक्स दिन पर हर हफ्ते उसको पेमेंट दे देते हैं। ये है वेजेस। सैलरी होती है मंथली और फिक्स्ड होती है, काम है या नहीं है इट डजेंट मैटर। ठीक है जी। अच्छा, नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पे रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पे रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इसके अंदर बेशुमार तरह की गलतियां होने के चांसेस हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, पेमेंट्स ज़्यादा हैं, पेमेंट्स फ्लक्चुएट कर सकती हैं, वेजेस के चक्कर के अंदर कैलकुलेशंस गलत हो सकती हैं, भाई कितने घंटे काम किया, क्या इसका पर आवर का रेट था, ये चीज़ें। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ही अलग होता है जिसको हम पे रोल डिपार्टमेंट कहते हैं। पे रोल का मतलब है कि हमारे रोल पे, रोल का मतलब है लिस्ट पे, किस किस का नाम है जिसको हम लोगों ने महीने की या दिहाड़ी वाइज पेमेंट करनी होती है। तो पेरोल डिपार्टमेंट बेसिकली सैलरीज एंड वेजेस का डिपार्टमेंट होता है, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इनका हिसाब किताब रखना इज एक्सट्रीमली क्रूशल, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड के और गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब पेरोल के अंदर वो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन का मॉडल है वो भी अलग अलग हो सकता है। मैंने आपको जिस तरह कहा कि घंटा वाइज कैलकुलेशन हो सकती है, काम वाइज कैलकुलेशन हो सकती है, इसी तरह पेमेंट का मॉडल भी अलग हो सकता है। मिसाल के तौर पे जी आप किस दिन पेमेंट करते हो, कोई लोग महीने की पहली तारीख को करते हैं, कुछ लोग महीने के आज हम लोग को 26वीं को से या 27वीं को करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है महीने के लास्ट थर्सडे या फ्राइडे को पेमेंट करते हैं। ये आपकी मर्जी है, लेकिन जब आप एक दफ़ा एक दिन चुन लो तो फिर आप उस पर स्टिक करते हो, ताकि बार बार की कंफ्यूजन ना हो, हर दफ़ा का मसला ना हो कि कभी आपको महीने की 10वीं तारीख को तनख्वाह जा रही है, कभी आपको महीने की आखिरी तारीखों में जा रही है। नहीं, उससे प्लानिंग और बजटिंग मुश्किल हो जाती है। ठीक है, लिहाजा आप एक दफ़ा उसको चुनो और फिर उस पर स्टिक करो। और अब आप सोच रहे होगे जी कि तनख्वाह दी किस तरह से जा सकती है, तो तनख्वाह इसी तरह से दी जा सकती है जो मेथड्स ऑफ पेमेंट हम लोगों ने पढ़ा है। या कैश में पकड़ा दो, ठीक है जी, या आप लोग उसको चेक दे दो, ठीक है जी, या आप उसको बैंक से ट्रांसफर कर दो। ठीक है, यहां पे हम आमतौर पे डेबिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि हर एम्प्लॉय के पास अपनी डेबिट कार्ड मशीन नहीं होती, तो हम लोग उसको बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप से। ठीक है, या फिर बच्चों हम लोग जिस तरह मैंने आपको कहा था ये बैक्स का सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली जहां पर आपके पास बहुत ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वहां पर आप हर एक को अलहदा अलहदा अपनी मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफर नहीं करोगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और गलतियों के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है गलती से हम लोग किसी और को ही पैसे भेज दें, तो वहां पर हम लोग एक दफ़ा ये बैक्स का सिस्टम तैयार करते हैं और बैंक वालों के ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी डाल देते हैं ताकि हमारे एंड से गलती ना हो। ठीक है बच्चों, दैट इज़ इट फॉर योर पेरोल। अब हम लोग ज़रा 2-3 इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 5 के ऊपर एक्टिविटी 1, 2, 3 है। एक्टिविटी 2 है बेसिकली, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन उसने लिखा हुआ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वुड बी यूज्ड टू क्लासिफाई अ पेमेंट फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू हीट द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ अ फर्म ऑफ प्लम्बर्स। तो इस स्टेटमेंट को समझें, वो आपको कह रहा है कि एक फर्म है ऑफ प्लम्बर्स। प्लम्बर्स कहते हैं किसको, जो सैनिटेशन का काम करते हैं, पाइप्स वगैरह का, इन सारी चीज़ों का। तो उनका एक बिजनेस है और उनका बिजली का बिल आया है। अब बिजली का बिल जब वो पे कर रहे हैं तो ये क्या चीज़ है, ठीक है जी, क्या ये परचेज है कि बिजली का बिल आया है। पहले तो चीज़ आपने ये समझनी है, क्या ये परचेज है। परचेज क्या थी, अगर आप पिछले वाले लेक्चर्स में जाएं तो आपको याद होगा, परचेज कहते हैं हम उस चीज़ को जो हम लोग रीसेल के लिए या कंजम्पशन के लिए ख़रीदें, रीसेल के लिए या कंजम्पशन के लिए ख़रीदें। लेकिन बिजली का बिल तो बिजली इस्तेमाल करने के बाद आता है, कंज्यूम हो गया, हमने बिजली ख़रीदी नहीं है बल्कि बिजली हम इस्तेमाल कर चुके हैं। तो जो चीज़ इस्तेमाल कर चुके हों,
खर्चा हो गया है उस चीज को हम एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है, जिस चीज का हम लोग फायदा इस्तेमाल कर चुके होते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था, उस चीज को हम एक्सपेंस कहते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है जी। उससे अगला इन्होंने लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पेड फॉर बाय पेटी कैश। मैंने कहा जी कौन सा वाला जो खर्चा यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप पेटी कैश से कहोगे। मैंने आपको कहा था पेटी कैश किसके लिए इस्तेमाल होता है, फॉर स्मॉल पेमेंट्स, छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो अब जरा यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने कहा जी कार रिपेयर्स ऑन द बिजनेस ओनर्स प्राइवेट व्हीकल। यहाँ पे जो आपको चीज समझने की जरूरत है और जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अब समझना है वो ये है कि बिजनेस और ओनर दो सेपरेट लोग हैं। बिजनेस और ओनर दो सेपरेट एंटिटीज हैं, दो सेपरेट अलग अलग हस्तियां हैं। अगर आप लोगों ने इनको आपस में मिला दिया तो अकाउंटिंग का हिसाब किताब जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मेरी फर्म है और मैं देखता हूं कि मेरी फर्म के अंदर बिजली का खर्चा भी आता है, पानी का खर्चा भी आता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी जाती हैं और ऑब्वियसली कमाई भी आती है, कस्टमर्स जो है मुझे पे भी करते हैं। ये मेरी फर्म है और एक मेरी यहाँ पे क्रिस्टियन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर जॉब है। ये मैं एज एन इंडिविजुअल कर रहा हूँ, एज जुहेब राशिद कर रहा हूँ। फर्म जो है वो मेरा बिजनेस है। अब फर्म के खर्चों को अगर मैं अपने घर के खर्चों के साथ मिला दूं तो फिर तो हो सकता है कि मेरी फर्म लॉस शो कर रही हो। मेरे घर का फर्ज करें महीने का खर्चा अगर 3 लाख रुपए है तो मेरी फर्म से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं फर्म से महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा हूं और मेरी फर्म का खर्चा वो 7 लाख रुपए है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 7 लाख रुपए मेरी फर्म का खर्चा है और मेरे यहाँ से मुझे इनकम आ रही है, फ़र्ज़ करें जी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मैंने ये मिलाए, 10 लाख रुपए मैंने फ़र्म के मिला लिए, तो मेरी टोटल इनकम तो 15 लाख रुपए हो गई। मैंने कहा जी फ़र्म का खर्चा मेरा 7 लाख रुपए और घर का खर्चा मेरा 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया। तो इसका मतलब है 15 लाख की मेरी इनकम है और 10 लाख का मेरा खर्चा है, तो मेरा 5 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है, ये जुहेब राशिद का 5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन जुहेब राशिद का वो जो बिजनेस है उसका कितना प्रॉफिट है? उसका प्रॉफिट 3 लाख है। उनकी कमाई 10 थी बिजनेस की और उसके खर्चे 7 थे, तो उसका प्रॉफिट 3 लाख है। आप कहेंगे सर आप ही का तो बिजनेस है। हाँ मेरा ही बिजनेस है, लेकिन मैं उसका हिसाब किताब अलग रखूंगा, वरना कल को मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी कि क्या ये मेरा बिजनेस कामयाब चल भी रहा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे वहां पे खुदा ना खास्ता खर्चा 7 लाख रुपए का हो रहा हो और इनकम 5 लाख रुपए की हो, इनकम 5 लाख रुपए की हो, तो वहां पर तो 2 लाख का लॉस हो रहा है। लेकिन मेरी यहां से जो 5 लाख की तनख्वाह है, जब मैं वो उसमें ऐड करता हूं तो मुझे लगता है कि जी मुझे तो 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है महीने में, जबकि ये सच नहीं है। सच ये है कि वहां के 2 लाख के खर्चे मुझे यहां की 5 लाख की तनख्वाह में से निकालने पड़ रहे हैं। तो लिहाजा मैंने अपना हिसाब अलग रखना है और अपने बिजनेस का हिसाब हमेशा अलग रखना है। इसलिए हम अकाउंटिंग में कहते हैं कि बिजनेस एंड ओनर्स आर 2 सेपरेट एंटिटीज। लिहाजा ओनर के खर्चों को और उसके हिसाब किताब को आपने बिजनेस के खर्चे और उसके हिसाब किताब के साथ कभी भी मिक्स नहीं करना। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जी आपने रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करवाया है ओनर की पर्सनल कार का, तो बच्चों ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है। वो गाड़ी जो बिजनेस में इस्तेमाल हो रही है उसकी अगर आपने रिपेयर मेंटेनेंस कराई है वो बिजनेस का खर्चा है, वो बिजनेस का खर्चा है। किसी एम्प्लॉय को आपने कोई गाड़ी दी हुई है, वो गाड़ी है जो आप प्योरली बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, इसका खर्चा जो हुआ है बच्चों वो आप बिजनेस का खर्चा समझ सकते हो। या फर्ज करें मिसाल के तौर पे मेरी एक गाड़ी है जो मैं दिन के 24 घंटों में 12 घंटे बिजनेस में इस्तेमाल करता हूं और 12 घंटे अपने पर्सनल कामों में इस्तेमाल करता हूं, तो फिर अगर मैंने उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कराई है और उस पर 1000 रुपए लगाए, तो चूंकि मैं आधा टाइम उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करता हूं और आधा टाइम अपने लिए इस्तेमाल करता हूं, तो सिर्फ आधा खर्चा इसका वो बिजनेस का खर्चा है 500 रुपए का, बाकी के 500 रुपए वो मैं बिजनेस से खर्चा नहीं करवाऊंगा। यहां पे इन्होंने ये बात नहीं लिखी, यहां पे इन्होंने लिखा है कि बिजनेस की गाड़ी नहीं है बल्कि ओनर की पर्सनल गाड़ी है, इसका खर्चा आप पेटी कैश से कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है जी, इसका हिसाब किताब आप अपने पर्सनल पैसों से करो, बिजनेस के पैसों से ना करो। तो पेटी कैश से आप ये खर्चा नहीं करोगे, चाहे वो छोटा खर्चा ही क्यों ना हो। दूसरी चीज उन्होंने लिखी हुई है जी, अ पैकेट ऑफ एनवलप्स फॉर एट अ लोकल स्टोर। आपने एक एनवलप्स का पैकेट खरीदा, जो आपके बेसिकली एनवलप्स होते हैं, उसका आपने एक पैकेट खरीदा, वो कितने का आ जाएगा यार, 100-200 रुपए का आ जाएगा पैकेट। तो यस ये छोटा सा खर्चा है, इसके लिए आप कोई चेक नहीं लिखने बैठोगे बल्कि पेटी कैश से उसको खरीद लोगे। ठीक है जी, यस ये एक छोटा खर्चा है, आप ये कर सकते हो। अगला इसने लिखा हुआ है जी, पेइंग अ सप्लायर फॉर गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। ऐसी हरकत नहीं करेंगे सप्लायर से, मैंने आपको कहा था जो हमारी नॉर्मल सेल और परचेज है उसको हम लोग पेटी कैश से हमेशा
अलग रखेंगे, चाहे वो सेल और परचेज बहुत बड़ी हो, चाहे वो सेल और परचेज बहुत छोटी हो, इट डजंट मैटर। नॉर्मल सेल और परचेज को आप पेटी कैश में कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। और आखिरी चीज, वेजेस एंड सैलरीज, अपने लोगों की तनख्वाहें आप पेटी कैश से दोगे? नहीं, तनख्वाहें अगेन आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है, वो एक मेन खर्चा है, उसको आपने कभी पेटी कैश से नहीं देना, उसको आपने अलहदा रखना है। उसका हिसाब किताब हम पे रोल में रखते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, वेजेस एंड सैलरीज का हिसाब किताब पे रोल में रखा जाता है, पे रोल डिपार्टमेंट उसका हिसाब किताब रखता है, ठीक है। बाद में हम उसको अकाउंट्स में डालते हैं। तो इसका आंसर बनेगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर एसोसिएटेड विद पेरोल। पेरोल के साथ कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि पेरोल के अंदर कौन कौन सी आती हैं ट्रांजैक्शंस, लोगों की वेजेस, ठीक है, दिहाड़ियाँ कैलकुलेट करनी है, लोगों की सैलरीज, ठीक है, ये इनकी कैलकुलेशन और इससे रिलेटेड मामला, ठीक है, वेजेस सैलरीज और उनसे रिलेटेड मामला। तो सबसे पहला उसने लिखा है जी इनकम फ्रॉम कैश ऑफ सेल ऑफ कंप्यूटर। नहीं, आपने कोई चीज़ इनका अपने बेची ऑर्गेनाइजेशन की, मिसाल के तौर पे इन्होंने बड़े मज़े की चीज़ लिखी हुई है, इनकम फ्रॉम कैश सेल ऑफ कंप्यूटर यूज टू कैलकुलेट सैलरीज। पेरोल डिपार्टमेंट है, उधर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ था, आपने वो कंप्यूटर उठा के बेच दिया, उस कंप्यूटर को आप इस्तेमाल करते हैं लोगों की सैलरीज कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो खर्चा, ये जो पैसे आएंगे कंप्यूटर बेचने से, वो पेरोल डिपार्टमेंट कैलकुलेट करेगा? नहीं, पेरोल डिपार्टमेंट सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज कैलकुलेट करता है। चाहे आपने उनका कंप्यूटर उठा के बेच दिया, इसकी कैलकुलेशन पेरोल डिपार्टमेंट नहीं करेगा, ठीक है जी। हाँ, अगला उन्होंने कहा जी कि स्टेशनरी या ऑफिस एक्सपेंसेस का खर्चा, नहीं, ये भी पेरोल वाले नहीं करेंगे कैलकुलेट। टैक्सेस ऑन एम्प्लॉय इनकम, पेंशन स्कीम पेमेंट्स एंड वेजेस, यस, इस चीज़ की कैलकुलेशन पेरोल वाले करेंगे, तनख्वाहों की, वेजेस की, सैलरीज पे लगने वाले टैक्सेस की और बाद में मिलने वाले बेनिफिट्स या पेंशन वगैरह की, इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन और हिसाब किताब पेरोल डिपार्टमेंट का हेडेक है, ठीक है बच्चों। तो दैट इज़ इट। इंशाल्लाह अब अगली क्लास के अंदर हम लोग बाकी के चैप्टर को करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।